हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th में साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल हैं यानी सवाल हैं उनको सॉल्व करने के लिए फार्मूलों की आवश्यकता होती है। फार्मूले तो जितने भी फार्मूले होंगे उन सारे फार्मूलों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं लेंस और दर्पण। तो दर्पण में होता है परावर्तन। आप जो है वो कांच लिए हैं ना, वो क्या बोलते हैं, शीशा ना, शीशा में प्रकाश आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, चमकाए हो इधर उधर की नहीं, चमकाए हो कभी ना, तो वो चमकाने का मतलब वो होता है परावर्तन, उसको बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण न किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह पर ये आती है ना तो टकराकर वापस चली जाती है, ये होता है परावर्तन। और परावर्तन की प्रक्रिया होती है दर्पण में। ठीक, अब अपवर्तन देखते हैं। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती तो मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। देखो ऐसे आ रही है ना तो ये मुड़ जाएगी, ऐसे सीधे नहीं निकलेगी, ये मुड़ जाएगी। ये ले लो, इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐसे आई यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको सीधे निकलना, सीधे नहीं निकलेगी, जब दूसरे माध्यम में आएगी ना तो या तो दूर हो जाएगी या तो पास हो जाएगी। इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब के या तो पास हो जाएगी या फिर दूर हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अपवर्तन। और ये अपवर्तन वाली प्रक्रिया होती है लेंस में। अपवर्तन वाली प्रक्रिया कहाँ होती है, बारे बहादुरों, लेंस में होता है अपवर्तन और दर्पण में होता है परावर्तन। परावर्तन, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। अब देखिए इसमें जो है प्रतिबिंब कैसे बनता, शीशा के सामने खड़े हुए हो, कभी शीशा के सामने खड़े हो तो जो शीशे में दिखाई देता है ना वो होता है प्रतिबिंब तुम्हारा। शीशे के सामने खड़े होते हो तुम ना, तुम हो गए वस्तु, वो जो दिखाई दे रहा है वो होता है प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब इसमें लेंस में कैसे बनेगा ये समझिए। ये है हमारा अवतल लेंस ले लिए हैं और इसमें ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया फोकस बिंदु, ये दूसरा फोकस बिंदु, ये प्रथम फोकस बिंदु, इसको द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ कहीं वस्तु रख देते हैं, वस्तु से समांतर आएगी किरण, फोकस से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र वाली सीधे निकल जाएगी। अब ये जहाँ पर मिलेगी यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ये देखिए वास्तविक, वास्तव में प्रकाश की किरण मुड़ करके इधर आ गई, ये बन गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण में होता है परावर्तन। परावर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब कैसे बनेगा देख लीजिए। ये जो वस्तु है इसके समांतर आएगी किरण, फोकस से जाएगी, फोकस वाली फिर समांतर हो जाएगी। अब ये जहाँ मिलेगी प्रतिबिंब वहीं बनेगा। प्रकाश की किरण कैसे आती, तीन प्रकार से, या तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, बार से। अब दूसरी बात, अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाती है, समझो, फोकस से अगर आएगी समांतर हो जाएगी। दोनों बातें समझ में आई, समांतर आएगी तो फोकस से, और फोकस से आएगी तो समांतर में जाएगी, और दोनों किरणें जहां मिलेंगी वहां प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है, यहाँ भी प्रतिबिंब वास्तविक बना है। इसका देखो ये जो तीर का निशान है ना, ये सिर है, तीर का निशान क्या है, सिर। इसका सिर ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। ये सीधा खड़ा है कि उल्टा, अबे सीधा है ना, सिर ऊपर है और यहाँ सिर नीचे है, ये उल्टा है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बना है। यहाँ प्रतिबिंब कैसा बना, ये वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बना है उल्टा, ठीक। तो ये बन गया, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, ये प्रतिबिंब बना है वास्तविक। कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक। यहाँ भी वास्तविक है, यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब वास्तव में बना है, और उल्टा है, सीधा है, उल्टा है, ठीक है। चलो अब जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है ना, एक बात बताओ, ये सामने बना है प्रतिबिंब कि पीछे, ये दर्पण है जो शीशा लेते हो, यहाँ तुम खड़े हो, सामने खड़े होते हो, पीछे शीशा पीछे खड़े होते हो, सामने सामने वस्तु होती है, सामने उसका प्रतिबिंब बनता है पीछे। अबे देख रहे हो, इधर बना, ये इधर बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, पीछे। वास्तविक प्रतिबिंब पीछे बना है। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बना देख रहे हो, ये देखिए, ये वस्तु है, प्रतिबिंब भी उधर बना है, वस्तु कहाँ है, सामने है, प्रतिबिंब भी सामने बन गया। कहाँ बन गया, सामने। तो देखिए दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब सामने बनता है, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने, ठीक है। बात ना करिए जी,
ध्यान से समझिए। अभी क्या बोले थे, नहीं बोलना है ना। चलिए, हाँ, ये फोकस पे रखा है। फोकस मान लीजिए फोकस और लेंस के बीच में वस्तु है, तो ये देखिए समांतर, देखिए अभी बताए थे ना, समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, भूल गए, फोकस। बहुत बढ़िया, कौन बोला, शाबाश। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी ना। हाँ, अब ये सीधे ये निकल करके, ओ यार ये क्या हो गया, अब प्रकाशिक केंद्र से होकर के ऐसे निकलेगी। इसको बढ़ाएंगे पीछे, देखिए पीछे तो किरण जाती नहीं, आगे आती है। वास्तव में किरण पीछे नहीं जाती है, पीछे नहीं जाती है, आगे जाती है। हाँ, अब ये देखो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तभी ना मिलेगी, पीछे बढ़ाएंगे तभी ना मिलेगी। अब ये मिल गई तो ये देखो वास्तव में नहीं है, ये आभासी है। कैसा है, आभासी है। तो यहाँ हम लिखेंगे आभासी। अब ये देख के बताओ, आभासी सीधा बना है कि उल्टा, ध्यान से देख लो, आभासी सीधा है कि उल्टा है, अरे बहादुर, बड़े तेज हो तुम लोग तो यार। आभासी प्रतिबिंब सीधा, इसमें भी बना ले आभासी। चलिए बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, अवतल दर्पण। जब इसको रखेंगे फोकस और दर्पण के बीच में तो समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस, ले जाओ फोकस से। अब ये प्रकाशिक केंद्र वाली ये सीधे निकलती भैया, हाँ ये सीधे निकलती है। अब देखो जैसे जैसे दूर होती जाती है, देखो पीछे ऐसे बढ़ाएंगे तो दूर होती जाएगी ना। तो बताओ कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी उधर जाके और दूर होती चली जाएगी। तो इसको आगे इधर बढ़ा दो भैया, इधर बढ़ा दो, यहाँ मिल गई। अब जहाँ मिल गई वहीं बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। अब ये देखो वस्तु ये है, उसका प्रतिबिंब बना है ये। अब देख रहे हो सीधा बना है कि उल्टा, सीधा। अब ये वास्तविक, ये आभासी प्रतिबिंब बन गया। कैसा बन गया, आभासी। इसको मिटा दें, ये बन गया आभासी। कौन नहीं पढ़ रहा है ध्यान से, आभासी प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा। तो देखिए जब भी आभासी प्रतिबिंब होगा तो वो सीधा सीधा होगा। देखिए आभासी सीधा, वहाँ भी आभासी सीधा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ना। वास्तविक उल्टा इसमें पीछे बना है और इसमें सामने बना है। अब वही बात उल्टा हो जाएगी, आभासी सीधा, यहाँ देखिए यहाँ सामने बन गया। कहाँ बन गया, यहाँ बन गया सामने। जियो शेरों, बड़े तेज हो यार तुम तो, हमको उम्मीद नहीं थी इतना तुम लोगों को आता है, हैं? मज़ा आ रहा है जियो। अब ये बन गया पीछे, ये बातें याद रखनी है। अब देखिए जो सामने वाली दूरी होती है, जो सामने होता है ना, सामने जो होता है उसको माइनस में लिखते हैं। माइनस समझते हो, ऋण की धन, माइनस को क्या बोलते हैं, चल। तो जो सामने होगा वो माइनस में होगा। देखिए संख्या रेखा ऐसे होती है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, यानी सामने माइनस होता है, पीछे प्लस होता है। तो सामने वाला प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और पीछे वाला प्लस में। सामने देखिए ये वाला प्लस में, ये हो गया प्लस में। सामने वाला तो माइनस में यार, सामने वाला देखो ये सामने माइनस में, पीछे पीछे प्लस, सामने माइनस। तो सामने ये वाला माइनस हो गया, ये प्लस होगा माइनस, प्लस। ये वाला सामने है माइनस, ये हो गया माइनस में, ये ले लो। और पीछे वाला प्लस, ठीक। चलो ये बात हो गई v का मान। जब लेंस के लिए देखेंगे तो वास्तविक उल्टा पीछे। देखिए वास्तविक कहा जाए, अगर वास्तविक कहा जाए ना तो वो उल्टा होगा। वास्तविक कहा जाए तो उल्टा, और उल्टा होगा तो सामने बनेगा कि पीछे है, पीछे। और का, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा और बनेगा सामने। ये पढ़ पा रहे हो ना। चलो ये बातें हैं। अब देखते हैं हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में। ये तो हो गया v का मान। अब देखते हैं u, f और m के मान के बारे में। इसको जानने से पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं सभी, ठीक है। सारे फार्मूलों को हम एक एक करके पहले लिख लेते हैं। ये क्या हुआ यार, ये तो हट ही नहीं रहा है।
चलिए, तो ये लो, पहले तो अब हम यहाँ सूत्र लिखते हैं। लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u। ठीक, ये फार्मूला होता है। कहाँ चला गया यार? हट ही नहीं रहा। चलो, तो यहाँ से होता है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v -1/u और यम बराबर होता है I/O और ये बराबर v/u और तीसरा r बराबर होता है 2f। r बराबर 2f या फिर f बराबर लिख दीजिए r/2। तो ये इतने सारे ये फार्मूले आपके हो गए लेंस से रिलेटेड। बस इतने फार्मूले हैं, ये हो गए लेंस से रिलेटेड फार्मूले। ठीक, अब दर्पण से रिलेटेड फार्मूले को समझिए। ये होता है 1/f बराबर, देखिए जहां उसमें माइनस है वही इसमें प्लस में कर देना। ध्यान समझिए, जहां इसमें माइनस है वही इसमें प्लस कर देना। तो क्या होगा 1/f = 1/v और प्लस 1/u। देखिए वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस कर दिए। अब यम बराबर होगा I/O बराबर -v/u। देखिए यहाँ प्लस में था, इसमें ये माइनस हो जाएगा। और ये f बराबर r/2, ये दोनों में होता है वही फार्मूला। f बराबर r/2 सब में कॉमन है। ठीक, तो ये इतना, ये 3 फार्मूले इसमें हैं। ठीक, अब देखते हैं u का मान जो है ये धन में होगा कि ऋण में होगा। आप लोग बताएंगे, हम बता रहे हैं कंडीशन। देखिए u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु जो है, वस्तु मतलब शीशा के सामने खड़े हो तो तुम क्या हो गए? वस्तु। और जो उधर प्रतिबिंब बनेगा, शीशे के अंदर उधर प्रतिबिंब बनता है ना, हाँ, तो सामने खड़े हो तुम वस्तु ना। सामने वाली दूरी माइनस लिखते हो प्लस, सामने वाली दूरी माइनस ना। वस्तु कहाँ होती है? सामने होती है, दर्पण के पीछे। वस्तु कहाँ होती है? अब ये वस्तु अगर सामने होती है तो वस्तु की दूरी माइनस में लिखोगे प्लस में? अबे सामने वाली माइनस लिखोगे। सामने वाली दूरी क्या होगी? माइनस में। अब ये देखिए फोकस दूरी देखना है। अब फोकस दूरी, अब फोकस दूरी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर उत्तल है, ध्यान दो भैया, क्या है? उत्तल है। तो अगर उत्तल है ना तो ये प्लस में होगा f का मान, और अगर अवतल है तो, अच्छा, उत्तल है तो प्लस में, अवतल है तो माइनस में। चलिए ये भी देख लो, अगर सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, और क्या बनेगा? सीधा, या तो और क्या हो सकता है? उल्टा। अच्छा एक बात बताओ, सीधा वाला प्लस में लिखें कि उल्टा वाला? सीधा वाला प्लस में ना जी। ये सीधा अगर बन रहा है तो ये यफ का, ये यम और आई का मान प्लस में होता है, और अगर उल्टा बन रहा है तो यम और आई का मान माइनस में होता है। यम का मान यदि माइनस में आ रहा है ना तो हम जान जाएंगे उल्टा बना है। यम का मान माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। और अगर प्लस में आ रहा है तो वाह। चलिए, तो इस प्रकार से लेंस और दर्पण से रिलेटेड सारे फार्मूले ये चुटकी में हमने सॉल्व किया ना। चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं अपवर्तनांक से रिलेटेड है। चलो, तो प्रकाश की किरण किन किन माध्यमों में से होकर के चली जाती है? देखो समझो, प्रकाश की किरण चल रही है, जैसे टार्च जलाओ, टार्च जलाए हो? लाइट जलाए टार्च? अरे मोबाइलिया वाली जलाए हो ना, तो उसको जलाओ, सामने हाथ कर दो, जला के सामने हाथ कर दो, पीछे प्रकाश पहुंचेगा? नहीं पहुंचता? अच्छा, जहाँ ये हाथ जहाँ किए हो उसके जस्ट पीछे पहुंचता है? अच्छा पहुंचाए हो, बड़े तेज हो। प्रकाश कहाँ पीछे जाएगा? यहाँ से लाइट मारोगे इसमें तो इसके पीछे थोड़ी ना जाएगा, इसके ऊपर से भले जाएगा, यहाँ नीचे आएगा, इसके जस्ट पीछे थोड़ी ना जाएगा।
नहीं जाएगा ना। लाइट जलाओ और वहीं सामने खड़े हो जाओ, पीछे प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो प्रकाश की किरण इस माध्यम से नहीं जा पाएगा। किस माध्यम से जाएगा वो देखो। अब ये बताओ, वायु में से होकर के प्रकाश जा सकता है कि नहीं? वायु में से ही होकर तो आ रहा है प्रकाश। वो लाइट से प्रकाश आ रहा है वायु में से ना, तो काहे कह रहे हो नहीं जाएगा? जाएगा, वायु में से होकर जाएगा और जल में से भी जाएगा। वायु जल। अच्छा एक बार बताओ, कांच में से जाएगा नहीं? कांच में से भी जाता है। और हीरा देखो, हीरा का नाम सुने हो? इसमें भी होके जाता है। तो इस इतने माध्यमों में प्रकाश जाता है। इसकी इंग्लिश जानते हो? वायु का इंग्लिश क्या होता है? एयर। वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अगर हम ए कहीं कह देना, अगर हम ध्यान दो, ना बोलो जी, अगर हम ए लिख दिए तो इसका मतलब जान लो एयर है। डब्लू लिख दिए मतलब वाटर, जल ना। जल को क्या बोलते हैं? वाटर, ये डब्लू हो गया ना। और कांच को बोलते हैं ग्लास, कांच ग्लास, तो इसको जी से दिखाएंगे। हीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीरा। अरे इंग्लिश में बतावा हो। डायमंड। और का हीरे को डायमंड बोलते हैं, ठीक, डायमंड। हाँ, तो इतने माध्यम हो गए जिनमें प्रकाश की किरण चल सकती है। इतने माध्यमों में प्रकाश की किरण चल सकती है। अब देखो ध्यान दो, इसमें एक माध्यम कोई सघन है। देखे कोई बता देता है, हम कभी नहीं बताए तुम लोगों को ना, ये चीज़ कभी नहीं सुने हो। आज देखो अपने दिमाग से बताओ कि हीरा ले लिए हैं और वायु, ध्यान दो, हीरा है और वायु है, तो इन दोनों में, हेलो, हीरा है और वायु है, इन दोनों में कौन सघन है? वायु की हीरा? हीरा। जियस शेरो, ये सघन है। और का ये देखो, ये क्रमशः सघन की ओर बढ़ रहा है। इधर जो है ये क्या है? विरल है। ये क्या है? विरल है, जिसमें दूर दूर होते हैं। और ये क्या है? सघन, जिसमें पास पास होते हैं। सघन में कण जो है वो कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं। दो बार लिखें, पास पास। और विरल में कण का हो? अरे बोलो भैया, विरल में कण क्या लिखा है? दूर दूर। दूर दूर नहीं, दूर दूर। हाँ, और सघन में पास पास। ठीक है, चलो। तो जब विरल से सघन में आएगी किरण तो क्या हो जाएगी? अविलंब के पास हो जाएगी। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हो जाएगी। कब दूर हटेगी? जब विरल में जाएगी ना। अब कब पास आएगी? जब सघन में आएगी। जब सघन में आएगी तो पास हो जाएगी, विरल में आएगी तो दूर हो जाएगी। इतनी बात है, ठीक है। चलो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आती है। तो अब जब प्रकाश की किरण वायु में आ रही है ना, तो इसको हम कहेंगे, यहाँ जो वायु में अपवर्तनांक होगा प्रकाश की किरण, ये देख लो। चलो, वायु ले लेते हैं ऊपर, नीचे ले लेते हैं जल, तो वायु से जल में आएगी। देखिए, वायु से जल में आ रही है, वायु से जल में, तो वायु और जल में कौन सघन है? जो बाद में है वो सघन है, जल सघन है। तो सघन में आ रही तो अविलंब के पास हो जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश की किरण आती है। मुड़ रही है किस माध्यम में? दूसरे वाले माध्यम में। किस माध्यम में? दूसरे माध्यम में मुड़ रही, यानी वायु का अपवर्तनांक यदि लिखें हम तो यन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यन ए जो है ये आपका वायु का अपवर्तनांक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक यन ए होगा, ठीक है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यन, ध्यान समझो, यन डब्लू होगा। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक यन डब्लू। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक यन जी ना। और हीरे का अपवर्तनांक यन डी। अरे भैया, हीरे के लिए डी कहो, कांच के लिए जी कहो, जल के लिए डब्लू कहो, एयर के लिए, वायु के लिए एयर ए कहो। अब चाल यदि लिखनी है तो वायु में चाल, चाल को देखो वी से दिखाते हैं, तो वायु में चाल वी ए हो जाएगी, जल में चाल वी डब्लू, कांच में चाल वी जी, हीरे में चाल वी डी ना। अब तरंग दैर्ध्य लिख लेते हैं, तो वायु में तरंग दैर्ध्य लेमडा ए, जल में तरंग दैर्ध्य लेमडा डब्लू, कांच में तरंग दैर्ध्य, कांच के लिए क्या लिखोगे? जी, तो लेमडा जी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेमडा डी, डायमंड।
ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको मिटा के हम अब फार्मूले को लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक फार्मूला अच्छे से समझते हैं। अब ये देखो ध्यान से, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AnW, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये WnG, जल के लिए क्या W, कांच के लिए G। ठीक, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक तो WnD हो जाएगा, और कांच के सापेक्ष जल का तो कांच ये G हो गया आपका, कांच के लिए G और जल के लिए W, ये हो गया। अब देखिए अपवर्तनांक के लिए फार्मूला लिखते हैं। तो यदि अपवर्तनांक दिया हो ना तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो ये होगा जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, ये होगा कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। जो पहले वाला माध्यम है ना, ध्यान दो, पहला वाला माध्यम है उसको नीचे लिखेंगे और जो बाद वाला उसको ऊपर। तो ND/NW और ये NW/NG हो जाएगा। ठीक, अब यदि चाल दोनों माध्यमों में दिया हो, दोनों माध्यमों में चाल दिया हो, तो चाल कैसे लिखेंगे? पहले माध्यम वाली चाल ऊपर लिखेंगे, यानी वायु में चाल ऊपर, वायु में चाल बटे जल में चाल। वैसे पहले माध्यम वाली चाल ऊपर, तो जल में चाल बटे कांच में चाल, और ये हो जाएगा कहाँ? जल में चाल बटे हीरे में चाल। ठीक, चलिए अब तरंग दैर्ध्य दिया हो तो इसमें भी पहला वाला माध्यम ऊपर लिखते हैं, यानी वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल में तरंग दैर्ध्य, और ये होगा क्या? जल में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपका ये कंप्लीट हो गया अपवर्तनांक से रिलेटेड। अब इसके बाद हम समझते हैं प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक, तो चलिए एक प्रिज्म पहले बना देते हैं हम। ये ले लो प्रिज्म, प्रिज्म ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ये प्रिज्म में से जब प्रकाश की किरण आती है ना तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कै रंग बनता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हाँ, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब ये ले लो, प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है ऐसे। चलिए अभिलंब पहले खींच लेते हैं 2 ठो। ये देखिए विरल से सघन में आएगी, यहाँ अभिलंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे आएगी? ये प्रकाश की किरण देखिए ऐसे आ रही है। अगर ये माध्यम सेम होता तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन सीधे निकलेगी है नहीं बेचारी ना। विरल से सघन में आ रही है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, पास आ जाएगी ना। अभी पढ़े ना, सघन में आएगी तो पास हो जाती है, तो सघन में लेके आओ, ये पास हो जाएगी। अभिलंब यही ना, इसी के पास होके चली जाती। ऐसे इसको निकलना, ऐसे नहीं निकलेगी, अभिलंब के पास आ जाएगी ऐसे। ठीक, यहाँ फिर से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ अभिलंब खींच दिए, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण को देखिए, ध्यान दीजिए, ये ऐसे निकलना है लड़के, ऐसे निकलना, ऐसे सीधे नहीं निकलेगी। फिर क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। विरल में जा रही तो दूर हटती है ना, ये लो दूर हट गई। ठीक, अच्छा, इस आने वाली किरण को, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। देखिए ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हैं समझिए। हमको एक परिभाषा निकालनी है, विचलन कोण। क्या निकालना है? विचलन कोण। तो अभी आप लोग बताएंगे विचलन कोण क्या होता है, पहले हम आपको समझा दें फिर तब। ये है निर्गत किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये बाहर निकलने वाली निर्गत किरण, ये हो गई आपकी आपतित किरण। ठीक है, अब समझो, आपतित किरण ये है निर्गत किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे, ये लो बढ़ा दिए। पीछे बढ़ाने पर इन दोनों के बीच जो कोण बनता है ना, इसी कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। ठीक, और विचलन कोण क्या? आपतन कोण का मान जब बढ़ाएंगे विचलन कोण का मान कम होता है, तो विचलन कोण का मान जब सबसे कम हो जाता है, एकदम सबसे कम हो जाता है, उसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और अल्पतम विचलन कोण को डेलेयम से दिखाते हैं। ठीक, प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म जो है ये आपका, ये प्रिज्म क्या होता है? ध्यान से सुन लो। एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है और 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। कितने? 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन्हीं समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं छोटू, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। हाँ, और अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रिज्म कोण। चलो यहाँ देखो, ये प्रिज्म कोण जो है आपका, ये क्या है, ए है। ए क्या है, प्रिज्म कोण। और ये डेलियम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। डेलियम है अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, चलिए भैया फार्मूला फटाफट हम लोग लिखें। फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए अपवर्तनांक n के लिए फार्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर। देखिए n बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, आई जो होता है वो आपतन कोण, आपतन कोण का मान होता है डेलियम प्लस ए बटे 2। ठीक, एक ये फार्मूला हो गया। और अपवर्तन कोण आर बराबर होता है ए बटे 2। आर बराबर ए बटे 2। चलिए इसको बॉक्स में बंद कर दें, देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है ये, चलो इसको भी बंद कर दें। ये लो बंद हो गया। ठीक है, ये आपका आपतन कोण हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। आई का मान डेलियम प्लस ए बटे 2 और आर का मान ए बटे 2। तो आई और आर का मान यहाँ जब रख देंगे हम, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आ जाएगा। यहाँ से n बराबर मिलेगा साइन, ध्यान दीजिए भैया, साइन आई की जगह क्या लिखें, डेलियम प्लस ए बटे 2। साइन आई हो गया और नीचे लिखना है साइन आर। साइन आर का मान कितना है, ए बटे 2। यहाँ रख दीजिए ए बटे 2। तो ये मेन वाला फार्मूला आपका अपवर्तनांक का मिल गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ये आपको मिल गया। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये लो, अब देखेंगे भैया विद्युत ऊर्जा। कहाँ से विद्युत ऊर्जा आ गई, पहले विद्युत आवेश समझिए, ये वाला विद्युत आवेश, विद्युत धारा और ये विद्युत विभव। तो देखिए विद्युत आवेश के लिए सूत्र होता है Q बराबर एन ई और Q बराबर आई टी। ठीक, अब यहाँ से I यानी विद्युत धारा I इसमें है, I का मान मिलेगा Q अपान टी, Q अपान टी। ठीक, और विभव के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक V बराबर होता है ओम के नियम से आई आर, और विभव की परिभाषा से होता है W अपान Q। ठीक, तो परिभाषा वाला सेशन लेकर के जब आएंगे हम, तब सारी परिभाषाओं को एक बार में कंफर्म करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम केवल फार्मूला बता रहे हैं, तो सारे फार्मूलों को एक एक करके समझ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आई के लिए ये वाला फार्मूला तो देखिए यहीं से बन जाएगा, आई बराबर Q अपान टी। ठीक, यहाँ से T बराबर यदि निकालना है तो Q अपान आई हो जाएगा, जो भी हो। अब निकालना है हमको, देखिए प्रतिरोध। इसमें R जो है वो क्या है, प्रतिरोध है। ठीक, तो ये प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा समझते हो, लाइट आएगी जब फैन चलेगा, लाइट आएगी फैन चलेगा, लाइट आएगी फैन चलेगा। लाइट आएगी कहाँ से होकर के लाइट आती भाई, हवा में से, फिर किस में से, तार में से। तार में से होकर के लाइट आएगी, लाइट को क्या कहेंगे, विद्युत धारा ना। विद्युत धारा किस में से होकर के आती है, तार में से होके आती है। अब तार में से जब विद्युत धारा होके आएगी तो उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है, जो रोकता है, उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, कहाँ लिखें हम प्रतिरोध, यहाँ लिखें, देखिए विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट है, ध्यान समझो। हेलो, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं ना। अब तार अगर बड़ा है, बताओ ध्यान से, तार बड़ा है, तार पहली बात तो किसी एक लड़के के पास बड़ा सा तार है, किसी एक लड़के के पास छोटा सा तार है, तो जो बड़ा तार है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा कि जो छोटा है उसमें, बड़े वाले में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो R प्रोपोर्शनल L अपान A मिलेगा।
लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। प्रोपोर्शनल का निशान जब हटाएंगे यहाँ से हम, तो आएगा यहाँ से बराबर का निशान, और बराबर का निशान एक नियतांक लेकर के आता है जिसको रो कहते हैं, जिसको रो कहते हैं। अब रो यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसी विशिष्ट प्रतिरोध को हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। रो बराबर क्या आएगा, ए ऊपर हो जाएगा या नीचे, ए ऊपर हो जाएगा या नीचे, तो आर ए अपान यल, ये फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये छोटा सा ये फार्मूला याद रखिए, या फिर ये वाला याद रखिए, पक्षांतर करके आप निकाल लीजिएगा। ये हो गया। अब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है, धारा समान होती है। क्या होती है, धारा समान होती है, विभव अलग होता है। धारा समान, विभव अलग होता है। धारा समान, विभव अलग, ये बातें याद रखनी है। अब इसके लिए फार्मूला होगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक, चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, यहाँ धारा अलग होगी, धारा अलग अलग होगी, धारा अलग अलग होगी, विभव समान होगा। धारा अलग होगी, विभव समान होगा। ठीक, धारा अलग होगी और विभव समान होगा। इसके लिए जो प्रतिरोध के लिए सूत्र मिलेगा, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ठीक है, चलिए ये आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध हो गया। तो ये विद्युत धारा से रिलेटेड सारे ये फार्मूले आपके हो गए। अब इसमें देखिए Q जहाँ भी प्रयोग हुआ है, Q क्या है, आवेश है। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चलिए यहीं से लिखते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और V होता है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। T समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक, अब फिर इसमें विद्युत धारा I क्या है, I है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक, और R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, ये ओम जो है ये। ठीक, तो इस प्रकार से ये विद्युत धारा से रिलेटेड भी फार्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को देखिए किया गया कार्य के बराबर होती है, और कार्य बराबर फार्मूला होता है VQ, कार्य बराबर VQ। और अगला हो जाएगा VIT, और V का मान लिखेंगे जब IR, V की जगह IR रखेंगे तो आएगा I²RT, I की जगह V अपान R रखेंगे तो V²T अपान R। ये फार्मूला हो गया W के लिए। इसी प्रकार सामर्थ्य के लिए भी फार्मूला P बराबर होता है W अपान T, और W का मान जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, VI, वही T आपका कट जाएगा VI, और फिर आ जाएगा I²R, उसी में T हटा दीजिए P आ जाएगा, है ना, और फिर V² अपान R। ये सामर्थ्य के लिए फार्मूले हो गए। अब सामर्थ्य का मात्रक यहाँ निकाल लीजिए। सामर्थ्य के छोटे मात्रक कौन होते हैं, वाट। सामर्थ्य का छोटा मात्रक वाट, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बनेगा जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, और फिर यहाँ से बनेगा क्या, ये बन गया वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, और फिर यहाँ से बनेगा एम्पियर। अब घात 2 है ना, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ यार गर्मी कहाँ इतना हो रही है। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं, एम्पियर स्क्वायर ओम हो गया। यहाँ से फिर क्या बनेगा, वोल्ट स्क्वायर बनेगा वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम। ठीक, ये हो गया फार्मूला। चलिए फार्मूले हो गए और ये मात्रक हो गया। ठीक है, अब ऊर्जा का मात्रक चलिए यहाँ से लिख देते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और दूसरा वोल्ट इंटू कूलाम।
ठीक। और फिर यहाँ से बनेगा वोल्ट, चलिए कह दे रहे हैं, आप अपने आप से लिख लीजिएगा। वोल्ट एम्पियर सेकेंड, क्या विभव का मात्रक वोल्ट एम्पियर सेकेंड, इसका एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड। यहाँ क्या वोल्ट स्क्वायर सेकेंड प्रति ओम, वोल्ट स्क्वायर सेकेंड प्रति ओम। ठीक, ये हो गया भाई। अब यहाँ से हम जो है सामर्थ्य के कुछ बड़े मात्रक जो हैं उनको भी याद रखना है। तो सामर्थ्य के बड़े मात्रक कौन होते हैं? अश्वशक्ति, क्या? अश्वशक्ति, ये ले लो अश्वशक्ति। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक। और दूसरे मात्रक होते हैं किलोवाट। सामर्थ्य का दूसरा मात्रक क्या है? बड़ा मात्रक किलोवाट। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट यानी 10 की घात 3 वाट। और 1 मेगावाट, क्या? मेगावाट, 1 मेगावाट में होता है 10 की घात 6 वाट। ठीक, ये बड़े मात्रक हो गए। और ये यहाँ पे नीचे जो लिखे थे हमने वो छोटे मात्रक। ठीक, ये क्या हैं? बड़े मात्रक, और ये सब छोटे मात्रक। ठीक, चलिए अब इस प्रकार से ये विद्युत वाला काम भी खत्म। अब देखते हैं चुंबक। चुंबक से रिलेटेड देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसने बताया था? ऑरस्टेड ने। ऑरस्टेड ने बताया कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बायो सेवर्ट ने यह बताया कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो कितना होता समझिए। इन्होंने माना एक चालक तार का छोटा सा भाग जिसको हम बोलते हैं अल्पांश dl, अल्पांश dl से ये मिलाने वाली रेखा है और ये दूरी r दूरी पर स्थित बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालनी। तो यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होती है ये लिखते हैं dV बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ dl क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, I विद्युत धारा है, dl अल्पांश की लंबाई है और ये थीटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या? ये थीटा। ये जो थीटा है ये क्या है? अल्पांश, देख रहे हैं? अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश पी को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ जो कोण बनाती है वही है। ठीक, अल्पांश और पी के बीच की दूरी r है। ठीक, चलिए ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये μ0/4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसका मान होता है 10 की घात -7। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अब समझिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कैसे लगेगा। ये चुंबक है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। अब यहाँ एक और चुंबक ले आ दिए, तभी ना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो चुंबकों के बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा जब दो चुंबक बन जाएंगे, दोनों का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यदि एक ही चुंबक है तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ हम एक तार ले आकर के इसमें धारा प्रवाहित करें तो ये भी चुंबक बन गया, तो इस तार में बल लगेगा, इस तार पर बल लगेगा, वही कहा जा रहा है। तो इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, ये धारावाही चालक पर बल ज्ञात करना है। अब इस चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, जहाँ F क्या है? चालक तार पर लगने वाला बल है। I क्या है? I क्या है? बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, तार की लंबाई L है, मीटर हो जाएगा। और थीटा क्या है? ये थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है। तो इस प्रकार से पूरा फार्मूला जितना भी साइंस में था हमने क्रम से कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम क्रम से, या कह लीजिए कि सारे इम्पोर्टेंट हर टाइप के एक एक प्रश्नों को लेकर के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।